नमस्कार। आज हम एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, एक ऐसी यात्रा जो हमें हजारों लाखों साल पीछे ले जाएगी। हमारे सामने प्राचीन भारत के इतिहास की कुछ झलकियां हैं जो हमें पाषाण काल के पहले इंसानों से लेकर गुप्त साम्राज्य के वैभव तक ले जाएंगी। और ये कोई सीधी सपाट यात्रा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव हैं, रहस्य हैं और ऐसे मोड़ हैं जो हैरान कर देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बस्तियां शहर बनी, फिर वो शहर गायब हो गए और फिर से नए साम्राज्य खड़े हुए। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ पत्थर के औजार, फिर अचानक एक ऐसी शहरी सभ्यता जिसके पास आज के शहरों जैसी प्लानिंग थी। और फिर विशाल साम्राज्य। हमारा मकसद है इस पूरी यात्रा के मुख्य पड़ावों को समझना और ये देखना कि भारत की सांस्कृतिक नींव कैसे रखी गई। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास एसएससी सीजीएल और टॉपर्स नोट्स पर आधारित कुछ विजुअल स्लाइड्स हैं जो इस सफर में हमारी गाइड बनेंगी। तो कहानी शुरू होती है पाषाण काल से, जब इंसान सिर्फ एक शिकारी और संग्राहक था। स्लाइड्स में क्वार्टरजाइट मैन का जिक्र है, जिन्हें आग या खेती का कोई ज्ञान नहीं था। भीमबेटका जैसी गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजार ही उनकी पूरी दुनिया थे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम पाषाण काल कहते हैं तो ये सुनने में एक छोटा सा दौर लगता है। हाँ, लेकिन असल में हम यहाँ लाखों सालों की बात कर रहे हैं। मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा इसी काल में बीता है। यह सबसे लंबा और सबसे धीमा अध्याय था। विकास मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहा था। और उस धीमे विकास में अगला कदम था मध्य पाषाण काल, जहां माइक्रोलिथ का जिक्र है। ये क्या थे? माइक्रोलिथ मतलब छोटे, ज्यादा तेज और कारगर पत्थर के औजार। अच्छा। सोचिए, पहले आपके पास एक बड़ा भारी पत्थर का हथौड़ा था, अब आपने उसी पत्थर से छोटे छोटे ब्लेड और तीर की नोक बनाना सीख लिया। तो शिकार करना आसान हो गया होगा। बहुत ज्यादा। इसी दौर में इंसान ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम था। और फिर आता है नवपाषाण काल, जिसे कृषि क्रांति भी कहा गया है। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। क्रांति शब्द यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं बदला, इसने समाज की हर चीज बदल दी। कैसे? जब आप एक जगह टिककर खेती करते हैं तो आपको गांव बसाने पड़ते हैं, जमीन की रक्षा करनी पड़ती है और अनाज को स्टोर करना पड़ता है। यहीं से निजी संपत्ति, प्रशासन और शायद पहले झगड़ों की भी शुरुआत हुई। सही बात है। मेहरगढ़ जैसी जगहों से हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और हाँ, पहिए का आविष्कार भी इसी दौर में हुआ। और इसी लीव पर खड़ी हुई भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। बिल्कुल, ये कांस्य युग था। मतलब लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे, जिससे और बेहतर औजार और हथियार बने। ये सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी सिटी प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ग्रिड सिस्टम पर बनी सड़कें, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। और उनकी जल निकासी प्रणाली। सोचिए, आज भी हमारे बड़े शहरों में जरा सी बारिश में पानी भर जाता है, और ये लोग 4000 साल पहले ढकी हुई नालियों और मैनहोल वाले शहर बना रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? लगता है जैसे वो भविष्य से आए हों। ये वाकई कमाल था। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, बड़े बड़े अन्न भंडार और लोथल में मिला दुनिया का शायद पहला डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। ये सब एक बहुत ही कुशल और संगठित समाज की निशानी है। बिल्कुल। उनकी अर्थव्यवस्था भी कृषि और व्यापार पर आधारित थी। वो कपास उगाते थे, जिसे सिडन कहा जाता था, और मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन एक चीज है जो आज भी एक पहेली है, उनकी लिपि, चित्रात्मक यानी तस्वीरों वाली, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और ये इतिहासकारों का सबसे बड़ा सिरदर्द है। सोचिए, आपके हाथ में एक पूरी सभ्यता की डायरी है, उनके खत हैं, उनके हिसाब किताब हैं, लेकिन आप एक शब्द नहीं पढ़ सकते। मतलब वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और हम बस उनकी मोहरों पर बनी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। अच्छा, जब सिंधु घाटी में ये सब चल रहा था तो दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था? हमारे स्रोत हमें मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान, रोम की भी एक झलक देते हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सिंधु घाटी अकेली नहीं थी। मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है, शहरों के बीच में ऊंचे ऊंचे जिगुरत होते थे।
ये मंदिर थे? ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि सत्ता, व्यापार और प्रशासन के केंद्र थे, जैसे आज के दौर में संसद भवन या सिटी हॉल होता है। अच्छा। वहाँ हम्मुराबी का आंख के बदले आंख वाला कानून चल रहा था। और उनकी लिखने की तकनीक भी अलग थी, कीलाकार या क्यूनिफॉर्म लिपि। हाँ, कीलाकार मतलब कील जैसे निशान। सोचिए, वो गीली मिट्टी की एक पट्टी लेते थे, उस पर सरकंडे जैसी किसी नुकीली चीज से दबा दबा कर निशान बनाते थे और फिर उसे धूप में सुखा लेते थे। एक तरह से ये दुनिया की पहली टैबलेट थी। बिल्कुल, है ना? और मिस्र में तो पिरामिडों का युग था। फेरो यानी राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। और उनकी पूरी जिंदगी नील नदी पर निर्भर थी। हाँ, और उन्होंने ही 365 दिनों का कैलेंडर भी बना लिया था। और पश्चिम में, यूनान में? वहीं पश्चिम में, यूनान में पोलिस यानी छोटे छोटे शहर राज्य भर रहे थे। हर शहर का अपना कानून, अपनी सेना। एथेंस में लोकतंत्र की बातें हो रही थी, तो स्पार्टा एक फौजी डेरा ज्यादा था। और रोम? रोम अभी गणतंत्र से साम्राज्य बनने की राह पर था। मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में सभ्यताएं अपने अपने तरीके से आकार ले रही थी। और फिर अचानक सिंधु घाटी के ये शानदार शहर खाली होने लगते हैं। ये भारतीय इतिहास का पहला बड़ा रहस्य है। हम एक शहरी युग से निकलकर वापस एक ग्रामीण युग में चले जाते हैं। ये हमारी कहानी का पहला बड़ा मोड़ है, जहां शहर की जगह गांव और पक्की ईंटों की जगह फिर से मिट्टी और झोपड़ियां ले लेती हैं। यहीं से शुरू होता है वैदिक काल। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वैदिक काल को हम दो हिस्सों में देखते हैं। पहला ऋग वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ये पूरी तरह से एक ग्रामीण और कबीलाई समाज था। मतलब मुख्य पेशा खेती नहीं थी? नहीं, पशुपालन था। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना अमीर। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व में एक और धातु आती है जो सब कुछ बदल देती है, लोहा। बिल्कुल, लोहे के हल और कुल्हाड़ियों ने गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बना दिया। अब कृषि मुख्य पेशा बन गए। और समाज में भी बदलाव आए। हाँ, छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े जनपद यानी राज्य बनाने लगे। सत्ता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। समाज में भी एक बड़ा बदलाव आया, खासकर वर्ण व्यवस्था और औरतों की हालत को लेकर। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित बताई गई है, मतलब काम के आधार पर। लेकिन बाद में ये बदल गई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बट गया। और औरतों की हालत का क्या? आमतौर पर हम सोचते हैं कि समय के साथ समाज प्रगति करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यही तो विरोधाभास है। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा और घोषा जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, जिन्हें यज्ञ करने और सभाओं में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब बंद हो गया। हाँ, उन पर पाबंदियां बढ़ गईं। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और सभाओं में उनका प्रवेश भी रोक दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर इतिहासकार बहस करते हैं। पर एक थ्योरी ये है कि जब खेती मुख्य पेशा बनी और जमीन पर मालिकाना हक की सोच आई, तो समाज ज्यादा पितृसत्तात्मक हो गया। और इसी सामाजिक जटिलता, महंगे यज्ञों और पशु बलि के माहौल में एक नई सोच का जन्म हुआ। इससे एक धार्मिक क्रांति कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए धर्म एक बहुत महंगा और मुश्किल सॉफ्टवेयर बन गया है, जिसे सिर्फ कुछ एक्सपर्ट ही चला सकते हैं। ठीक है। तब महावीर और बुद्ध आए और उन्होंने कहा, आपको इस महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल फ्री ऐप दे रहे हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये अच्छी एनालॉजी है। उन्होंने धर्म को आम लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली बना दिया। बिल्कुल। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर जोर दिया और जैन धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, और गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिखाया। न ज्यादा तपस्या, न ज्यादा भोग। उन्होंने 4 आर्य सत्य और उनसे निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और पाली प्राकृत जैसी आम लोगों की भाषा में उपदेश दिए। इससे ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचा और सामाजिक समानता का एक नया विचार सामने आया। छोटे छोटे राज्यों और धार्मिक उथल पुथल के बाद अब कहानी एक बार फिर साम्राज्यों की ओर मुड़ती है। महाजनपदों की आपसी लड़ाइयों से निकलकर एक ताकत उभरती है,
जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो देती है, मौर्य साम्राज्य। और इस साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के पत्थर पर लिखे अभिलेखों से। मौर्य प्रशासन की कमाल की बात यह थी कि वो राज्य को सिर्फ एक राजा का शासन नहीं मानते थे। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। हाँ, ये सप्तांग सिद्धांत क्या था? स्लाइड्स में बस नाम दिए हैं, अमात्य, जनपद, दुर्ग। ये याद रखना मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, कौटिल्य ने राज्य को एक शरीर की तरह देखा जिसके 7 जरूरी अंग हैं। शरीर की तरह? हाँ, राजा यानी सिर, मंत्री यानी आंखें, जनपद मतलब जमीन और लोग, दुर्ग यानी किला, कोश यानी खजाना, दंड मतलब सेना और मित्र यानी सहयोगी राज्य। अच्छा। उनका मानना था कि अगर एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा। ये एक बहुत ही आधुनिक, होलिस्टिक सोच थी कि राज्य इन सब चीजों से मिलकर बनता है। और अशोक ने तो इस साम्राज्य को एक नई दिशा ही दे दी। कलिंग युद्ध के बाद उनका धम्म का सिद्धांत। हाँ, कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने युद्ध घोष यानी जंग का ऐलान छोड़कर धम्म घोष यानी नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन का रास्ता अपनाया। ये कोई नया धर्म नहीं था? नहीं, ये एक नैतिक कोड था। बड़ों का आदर करो, अहिंसा का पालन करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। उन्होंने इसे पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता दी, लेकिन इतिहास का नियम है कि कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती। जब मौर्यों की पकड़ ढीली पड़ी तो भारत में एक खालीपन सा आ गया, और इस खालीपन को भरने के लिए जो नई शक्ति उभरी उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो थे गुप्त, जिन्हें अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन उन्होंने मौर्यों की नकल नहीं की। बिल्कुल नहीं। अगर हमें मौर्य और गुप्त प्रशासन के बीच का फर्क समझना हो तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। मौर्य मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जैसे दिल्ली से पूरे देश को चलाना। और गुप्त मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, यानी स्थानीय सामंतों और राजाओं को ज्यादा पावर देना। एक टॉप डाउन अप्रोच थी तो दूसरी ज्यादा लचीली। इसी दौर में सामंतवाद की शुरुआत हुई और ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की प्रथा भी शुरू हुई। हाँ, और इसके दूरगामी परिणाम हुए। जब अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन मिलने लगी तो धीरे धीरे राजा का सीधा नियंत्रण कम हो गया और स्थानीय सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन विज्ञान और कला के क्षेत्र में ये वाकई एक स्वर्ण युग था। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक लिखे। और आज हम उत्तर भारत में जो मंदिर देखते हैं, उस नागर शैली का जन्म भी इसी काल में हुआ। और हर स्वर्ण युग के पीछे कुछ स्याह सच भी होते हैं। चीनी यात्री फाहियान हमें बताते हैं कि इस दौर में जाति प्रथा बहुत कठोर हो गई थी और अछूतों की हालत बहुत दयनीय थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक सबक भी है, जैसा कि स्लाइड्स बताती है। हाँ, गुप्त साम्राज्य की समृद्धि विदेशी व्यापार, खासकर रोम के साथ व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। तो जब रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा तो उसका असर यहाँ भी हुआ। सीधा और बहुत गहरा असर हुआ। जैसे ही रोम कमजोर पड़ा, भारत के शहरों और व्यापारियों की कमर टूट गई। सोने के सिक्के कम हो गए और उनकी जगह कौड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। मतलब ग्लोबलाइजेशन कोई आज की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले भी एक दूर दराज के साम्राज्य का संकट भारत की गलियों में महसूस किया जा सकता था। कोई भी युग मतलब पूरी तरह से स्वर्ण नहीं होता। तो पाषाण काल के पत्थर के औजारों से लेकर गुप्त काल में शून्य की खोज तक ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे शिकारी संग्राहक समाज से साम्राज्यों का निर्माण हुआ, विचार बदले और तकनीक ने समाज को नई दिशा दी। इसमें सबसे आकर्षक बात सांस्कृतिक निरंतरता है। सिंधु घाटी की नगर योजना के कुछ तत्व, वैदिक धर्म की मान्यताएं और मौर्य प्रशासन के सिद्धांत, इन सभी की झलक आज भी भारतीय संस्कृति और प्रशासन में कहीं ना कहीं मिल जाती है। हाँ, ये बात तो है। और स्रोतों से यह भी साफ है कि भारत हमेशा से ही अपनी समकालीन सभ्यताओं, चाहे वो मिस्र हो या रोम, के साथ कदम से कदम मिलाकर चला और ज्ञान विज्ञान में दुनिया को रास्ता दिखाता रहा। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। इन स्रोतों में हमने एक चक्र देखा है जिसे हमने आज बार बार छुआ। सिंधु घाटी का शहरीकरण, फिर वैदिक काल में एक तरह का ग्रामीणीकरण, और फिर मौर्य और गुप्त काल में दोबारा शहरीकरण और साम्राज्यवाद। समाज में आने वाले इतने बड़े बदलावों के पीछे की असली वजह क्या होती है? क्या आज भी हम किसी ऐसे ही चक्र से, शायद किसी अलग रूट में गुजर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।